हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट से रिलेटेड सीपीसीटी के क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारा जो सीपीसीटी का एग्जाम है इसमें 7 से 8 और मैं तो कहूँगा 10 क्वेश्चन तक आपके इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं। 5-6 क्वेश्चन आपके नेटवर्क से रिलेटेड होते हैं, 5-6 क्वेश्चन आपके एक्सेल से रिलेटेड होते हैं और 5-6 क्वेश्चन आपके एमएस वर्ड से रिलेटेड होते हैं। मतलब इन 4 पोर्शन से तो आपके इतने इतने क्वेश्चन आने ही हैं, तो आपको इनकी अच्छी प्रैक्टिस करना चाहिए। एमएस वर्ड के जैसे आपको वीडियो मैं उपलब्ध कराता रहता हूं समय समय पर, एक्सेल के भी अब आपको उपलब्ध हो रहे हैं। इंटरनेट के अभी नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा आपको एक वीडियो तो कम से कम आज मिल ही जाए, तो आपको इंटरनेट पर भी ये वीडियो मिलने वाली है। तो इसी को आज हम सॉल्व करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आप यहाँ पर देखिए, जो 2015 में आया था। और 2015 में ही क्यों, अभी मैं 2021 में भी आपको अगर बात करूंगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैंने जैसा कि ये नोट्स आपको उपलब्ध हो रहे हैं, जिनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो उसमें आपको ईयर वाइज आपको डिवाइड किए गए हैं सभी क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज आपको डिवाइड किए गए हैं। तो उनमें जो ये है 11/9/2015 का, उसमें इंटरनेट का एक क्वेश्चन था, निम्न में से क्या यूआरएल में होना ही चाहिए। तो देखिए, एक प्रोटोकॉल पहचान करता होना चाहिए, अक्षर www अल्फाबेट होना चाहिए, एक विशिष्ट पंजीकृत डोमेन होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन है www डॉट और विशिष्ट पंजीकृत डोमेन का नाम होना चाहिए। अब इसका जो सही आंसर है वह है ये। क्यों? क्योंकि आपका देखिए, प्रोटोकॉल भी हो, www भी हो और एक विशिष्ट डोमेन होना चाहिए, ये सब चीजें होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, होना ही चाहिए। तो ये जो है ये कंप्लीट करता है कि www डॉट और एक डोमेन होना चाहिए। होते कैसे हैं तो देखिए, जैसे मैं अगर यहाँ पर सीपीसीटी को डालूं तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में हमारा ये यूआरएल बार होती है। अगर आपको पता नहीं है तो ये यूआरएल बार होती है, जहां पर हम अपना टाइप करते हैं सर्च करने के लिए। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले www डॉट, फिर इसके बाद हमें किस वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं उसका नाम, उसके बाद में यहाँ पर डोमेन में क्या लिखा है, यहाँ पर डॉट इन, मतलब इन का मतलब होता है इंडिया। अगर डॉट कॉम होता तो कॉमर्स होता है ना, डॉट org होता तो ऑर्गेनाइजेशन होता। तो ये होता है हमारा, डॉट के बाद लास्ट में जो लगता है वह डोमेन है और स्टार्टिंग में लगता है ये है www डॉट। ठीक है ना, तो ये होना ही चाहिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा www डॉट और विशिष्ट पंजीकृत डोमेन का नाम होना ही चाहिए एक यूआरएल में। बीच में आपका वेबसाइट का नाम हालांकि यहाँ पे अभी दिया नहीं है, अगर दिया होता तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते। ऑप्शन में भी नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे क्योंकि वेबसाइट का नाम इसमें नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं हो सकता। तो देखिए, डॉट हम सभी के में लगाते हैं, @gmail.com, डॉट तो हम सभी जगह लगाते हैं, @ भी हम सब जगह लगाते हैं, अंडरस्कोर भी लगाते हैं ताकि हमें स्पेस ना देना पड़े, क्योंकि हमारी जो ईमेल आईडी होती है उसमें कभी भी स्पेस नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है कि निम्न में से क्या ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है, तो ईमेल एड्रेस का जो हिस्सा नहीं है वह है सी, एड्रेस में स्पेस कभी भी नहीं होता है। अगर हमें स्पेस की आवश्यकता भी है तो फिर हम एक अंडरस्कोर लगाते हैं, जिससे हमें देखने में तो स्पेस लगता है लेकिन एक स्पेस ना होके अंडरस्कोर वह होता है। इसके बाद आपको कहीं से भी ईमेल की व्यवस्था प्रदान करता है। तो एक वेबमेल जो हमारा होता है, वेबमेल इंटरफेस होता है, हमारे एमएस वर्ड में भी होता है। तो वह हमें क्या करता है, एक ईमेल की सुविधा उपलब्ध कराता है। अगर हम इसको देखें तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, जैसे मेलिंग में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको वेबमेल देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे ईमेल डायरेक्ट होता है, तो ये ऐसी कुछ सुविधाएं आपको मिल जाती हैं जो यहाँ पर आपके भेजने के लिए होती हैं, ताकि आप कुछ भी भेज सकें। कहीं पर भी वेबमेल इंटरफेस होता है तो उसके द्वारा वेबमेल इंटरफेस जो कहलाता है उससे हमें ईमेल की सुविधा प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डॉक्यूमेंट को डॉट 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 करने का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित हो रही है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना, क्या करना,
डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर। मतलब देखिए, आज अगर हम बात करें कि हमें यहां से हम एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर रहे हैं सीपीसीटी की वेबसाइट से, तो फिर क्या हो रहा है, ये सीपीसीटी के सर्वर से, सीपीसीटी के कंप्यूटर से, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां से जो डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड है, हमने अपने सिस्टम पे लिए, तो ये हमारे लिए उनने करे हैं अपलोड अपने सर्वर पर, और वहां से हमने जब प्राप्त किए, मतलब एक उनके सिस्टम से अपने सिस्टम पे लिए, तो ये कहलाने लगे फिर डाउनलोड। तो ये क्या हुआ, डाउनलोड कहलाते हैं। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की जो नोट्स हैं, आप परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके प्राप्त करते हैं। तो अभी ये नोट्स कहाँ हैं, ये अभी हमारे वेबसाइट पर, हमारे सिस्टम पर अपलोड है, हमारे सर्वर पर अपलोड है। लेकिन जैसे ही आपने पेमेंट किया तो आपने उसको डाउनलोड कर लिया, मतलब हमारे सिस्टम से आपके सिस्टम पर वह नोट्स पहुंच गए हैं, तो यही कहलाती है हमारे डाउनलोडिंग। ठीक है ना। अपलोडिंग आप समझ गए, अपलोडिंग तो मैंने करा है अपने सिस्टम पर, और जब आपने उसको प्राप्त किया तो वह डाउनलोडिंग हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, यूजर को किसी ऑनलाइन साइट पर फाइल अपलोड करने की इजाजत देता है ताकि वे किसी अन्य एप्लीकेशन से देखी या एडिट की जा सके। तो देखिए, वह कहलाता है हमारा वेब होस्टेड तकनीक। वेब होस्टिंग भी कहते हैं, वेब होस्टेड तकनीक भी कहते हैं। देखिए क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जैसे अभी मुझे अपने नोट्स को सेल करना है, ठीक है ना। अब मैंने इनको अपलोड किया, या मुझे आपको कुछ देना है, अगर मुझे देना तो मैं गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा, तो ये वेब होस्टिंग हमें परमिशन देता है, वरना मैं आपको बिना इंटरनेट के कैसे नोट्स प्रोवाइड करूं, या तो ब्लूटूथ से। अब लेकिन आप बैठे हैं दिल्ली में और मैं बैठा हूं एमपी में, कहां से हम लोगों का संपर्क होगा, तो इंटरनेट के माध्यम से हम किसी वेब होस्टिंग से परमिशन लेके किसी साइट पर हम अपलोड करते हैं, किसी सर्वर पर अपलोड करते हैं, वहां की लिंक आपको जब मिलती है तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा, जो परमिशन देते हैं यूजर को, यह कहलाता है वेब होस्टेड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, ये समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे विशेष यूटिलिटी प्रोग्राम हैं जो कि इंटरनेट तथा वेब को सुगम एवं सुरक्षित बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंटरनेट के लिए जो वेब यूटिलिटीज होती हैं, वे ऐसी विशेष यूटिलिटीज होती हैं जो इंटरनेट को और वेब को हमारे सुगम और सुरक्षित, मतलब आपके जब आप यूज करते हैं इंटरनेट को तो बहुत आसानी से सभी चीजें सर्च हो जाती हैं, और सुरक्षा इसलिए क्योंकि कोई भी साइबर अटैक से आपको बचाते हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि इंटरनेट पर आपका साइबर अटैक नहीं होते हैं, लेकिन इतने फायरवॉल की इतनी अच्छी यहाँ पर कोटिंग होती है कि आपको नुकसान पहुंच ही नहीं सकता है। तो ये वेब यूटिलिटीज ही होती है छोटी छोटी, जो आपको हर एक मूवमेंट पर बचाती हैं और साथ में आपको इंटरनेट फास्ट चलने में मदद करती है। वेबसाइट देखने के लिए बने प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, तो देखिए वेबसाइट, और इसमें आपको समझना होगा। देखिए इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पर कि अभी हमारे पास में फिलहाल में यहाँ पर एक तो फायरफॉक्स ब्राउजर है, एक गूगल क्रोम ब्राउजर है, और एक इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे पास वेब ब्राउजर देखने को आपको मिल रहा है। देखिए ये क्या है, एक वेब ब्राउजर पर आप डायरेक्ट सर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जैसे ये गूगल आपको देखने को मिल रहा है, तो फिर ये क्या है, अब ये एक सर्च इंजन है। मैं अगर यहाँ पर अभी डालूंगा तो ये ब्राउजर में डायरेक्ट सर्च हो रहा है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर याहू को डाल दूं तो देखिए ये भी एक हमारा सर्च इंजन अब बन जाएगा। अभी हम गूगल पर सर्च कर रहे थे, लेकिन अब हमारा ये क्या हो गया है, याहू सर्च इंजन यहाँ पर हमारा ओपन हो गया है। स्टूडेंट्स, मैं एक आपको बात एक कॉमन बताना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि गूगल मतलब आपको इंटरनेट गूगल नहीं है। गूगल ने सुविधाएं इतनी अच्छी दी कि सभी लोग उसका यूज करने लगे, मोबाइल में उसका यूज करने लगे, वरना बहुत से सर्च इंजन है और आपको इनकी लिस्ट को देखना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आपसे आसानी से बन सके। तो आपको समझ में आया होगा कि जो वेब ब्राउजर होते हैं वह क्रोम, फायरफॉक्स और भी हैं, आप इन सबको देख सकते हैं कि कौन कौन से आपको वेब ब्राउजर देखने को मिलते हैं। तो जो भी इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को, अभी हमने जैसे सीपीसीटी की वेबसाइट को देख रहे हैं तो किसकी मदद से देख रहे हैं, ब्राउजर की मदद से। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन किया, फिर उसके बाद हमने उसके यूआरएल बार में
हमने CPCT को डाला, तब हम CPCT की वेबसाइट को देख पाए हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब पेज को रीलोड करने के लिए हमें क्या दबाना चाहिए? तो देखिए, इसके लिए हमें रिफ्रेश बटन को दबाना चाहिए। कभी भी एक वेब पेज है, अगर वो आपका सर्च में नहीं आता या आप फिर उससे उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं या रीलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिफ्रेश का बटन दबाना चाहिए। जैसे CPCT की एक वेबसाइट है, अगर अब हमें इसको रिफ्रेश करना है ताकि हमें ये पता चल सके कोई नई जानकारी तो नहीं आई, तो इसके लिए देखिए हम ऊपर की तरफ हम जब जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रिफ्रेश का बटन। आप इस पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं रिफ्रेश। देखिए, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये होता है कि जब भी आपको एक वेब पेज को रीलोड करना होता है तो उसके लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप किसी एक साइट को बार बार देखते हैं तो हर बार एड्रेस टाइप करने की बजाय आप उसे क्या करते हैं, तो यहाँ पर ब्लैंक है, तो उसके लिए आप बुकमार्क कर लिए, ठीक है ना। अगर जैसे आपको कोई वेबसाइट की बहुत आवश्यकता होती है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, जैसे अभी हम यहाँ पर हैं, अब मुझे यहाँ पर यूट्यूब की आवश्यकता पड़ती थी और करंट अफेयर की आवश्यकता पड़ती थी, तो मैंने यहाँ पर बुकमार्क कर लिया। अब जैसे ये CPCT है और अगर हमें CPCT को बुकमार्क करना है, तो हम देखिए यहाँ पर अगर इस पर क्लिक करेंगे और ऐड बुकमार्क कर देंगे, तो अभी देखिए इस पेज पर आपको बुकमार्क में यहाँ पर CPCT नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे हम जो ये स्टार का साइन बना है, अगर हम इस पर ऐड बुकमार्क करेंगे तो देखिए यहाँ पर CPCT होम करके और यहाँ पर मैं डन कर दूंगा ना, तो अब आपको यहाँ पर CPCT का भी यहाँ पर बुकमार्क मिल जाएगा। अब मुझे बार बार URL बार में टाइप करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं CPCT की वेबसाइट ओपन करूं, डायरेक्ट हमें यहाँ पर दिखेगा, हम इस पर क्लिक करेंगे और हम डायरेक्ट यहाँ पर बिना टाइप किए हुए ही CPCT की वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। तो ये कहलाता है हमारा बुकमार्क। देखिए, यहाँ से स्टार से भी है, अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें बुकमार्क का ऑप्शन मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर जो स्टार बना है, अब आपके में स्टार बन के नहीं आएगा तो आप कहोगे सर कहाँ से, तो यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए, कोई भी ब्राउजर हो, बुकमार्क आपको सभी में मिलते हैं, तो आप यहाँ पर बुकमार्क बना सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आया होगा कि बुकमार्क होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके द्वारा एक समय अवधि में देखे गए सभी वेबसाइट एवं वेब पेज दिखाती है। तो देखिए, जो हिस्ट्री होती है वह आपको बताती है कि आपके द्वारा क्या क्या एक निश्चित समय अवधि में देखा गया है। देखिए कैसे, हम यहाँ पर जैसे हैं और अगर हम Ctrl+H कर देंगे तब भी हमारी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके और यहाँ पर करेंगे तो हमारा रिसेंट में हमने जो कुछ भी यहाँ पर देखा हुआ है अपने इसमें इंटरनेट के माध्यम से, तो वह सब आपका यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। हालांकि स्टूडेंट्स, इसको आप बड़ा साइज में भी कर सकते हैं और आप सब कुछ देख सकते हो और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी हिस्ट्री होती है, क्योंकि सभी मोबाइल वगैरह में भी हिस्ट्री होती है, इसी प्रकार से आपके ब्राउजर में भी हिस्ट्री होती है कि आपने क्या क्या इसमें यूज किया हुआ है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL में स्कीम किसके आगे बढ़ती है? तो देखिए, कॉलन्स और डबल स्लैश के बाद ही हमारी स्कीम आगे बढ़ती है। कैसे? देखिए, यहाँ पर अगर आप देखिए CPCT का हम डालेंगे और अगर आप देखेंगे तो देखिए क्रोम डला है, फिर इसके बाद कॉलन डबल स्लैश हमेशा डलता है किसी भी वेबसाइट को जब आप सर्च करते हैं। अभी ऐसे इतने अच्छे से नहीं आएगा समझ में, लेकिन आप जब प्रॉपर किसी लिंक को डालेंगे तब आपको प्रॉपर ये डबल कॉलन और डबल स्लैश को डालना ही पड़ेगा। तो ये होता है, यहाँ पर कॉलन और डबल स्लैश डालना पड़ता है। देखिए यहाँ पर कॉलन नहीं है, ठीक है ना, ऊपर सिर्फ एक जगह आपको ये ऑप्शन में कॉलन दिया हुआ है, डबल कॉलन और डबल स्लैश, ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक इनकमिंग ईमेल सर्वर है, तो इसका जो सही आंसर है, एक इनकमिंग ईमेल सर्वर जो होता है उसके लिए पॉप होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जो होते हैं वह इनकमिंग ईमेल सर्वर के लिए होते हैं, जो मेन सर्वर से क्लाइंट सर्वर तक मैसेज को यहाँ पर इनकमिंग के द्वारा माध्यम से पहुंचाते हैं। क्लाइंट मतलब जो हम हैं, उनको मेन सर्वर से हम तक यह पहुंचाता है, तो उसके लिए जो इनकमिंग ईमेल सर्वर होता है वह होता है पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई मतलब इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी।
इसका प्रयोग करता है। तो किसका प्रयोग करता है? वाईफाई का आपको पता है कि जैसा कि उसके नाम से कि वायरलेस मतलब बिना वायर के। तो अब ये किन से? तो ये रेडियो तरंगों से, रेडियो वेव्स से आपको इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है रेडियो तरंगों का। इंटरनेट पर उत्पादों का व्यापार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, इंटरनेट पर जो जैसे कि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को देखते हैं, जो भी हमें उत्पाद मतलब वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं इंटरनेट के माध्यम से, वह सभी क्या कहलाते हैं? ई कॉमर्स बिजनेस के तहत आते हैं। मतलब इंटरनेट द्वारा वाणिज्य की, कॉमर्स का मतलब वाणिज्य होता है, और वाणिज्य में क्या होता है? बिजनेस से ही रिलेटेड होता है, वस्तुओं का लेन देन, उत्पादन, इन्हीं सब से रिलेटेड है। तो इसके लिए जो इसका सही आंसर रहेगा कि इंटरनेट पर उत्पादों का व्यापार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम ई कॉमर्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है? अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि देखिए, यह मुझे थोड़ा सा अपवाद वाला क्वेश्चन लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक ईमेल एड्रेस में यूजर आईडी मतलब यूजर का नाम तो रहता ही है, .com लगा रहता है तो डोमेन रहता है, प्रोटोकॉल भी इसके साथ में होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर यह दिया है कि यूजर एवं डोमेन दोनों का नाम होता है। तो यहाँ पर जब नहीं शब्द लगा दिया गया है तो फिर इसका क्या कारण है कि इस प्रकार का क्वेश्चन है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोमेन नेम जो बात की जा रही है स्टूडेंट मतलब यूजर के डोमेन नेम की बात की जा रही हो, ना कि गूगल की? तो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अपवादित क्वेश्चन है, या मैं ना समझ पा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको ना समझा पा रहा हूँ। लेकिन मैं स्पष्ट कहूंगा, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा अपवाद में है। हो सकता है भाई पेपर में, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, लेकिन अगर हो सकता है आपने इसकी स्टडी की है और आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं। इसको, इस क्वेश्चन को इस सीरीज में रखना इसलिए आवश्यक था। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है तो कम से कम आप ये आंसर तो लगा सकें कि हमने ऐसा पढ़ा था। तो सीपीसीटी में ऐसे क्वेश्चन के आंसर को इस प्रकार से सही माना गया था, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से अपवादित है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक ईमेल को भेजते वक्त मैसेज का कंटेंट बताता है। तो देखिए, जब भी हम नॉर्मल लेटर भी लिखते हैं ना, तो लेटर को लिखने में सबसे पहले विषय डालते हैं, सब्जेक्ट के आखिरकार उस लेटर में अंदर है क्या, हमने बहुत 8-10 लाइनों में जो लिखा है उसका संक्षिप्त क्या है, तो विषय उसमें लिखते हैं। इसी प्रकार से ईमेल में भी हम सब्जेक्ट डालते हैं। अगर मैं दिखाने की बात करूं आपको, तो जैसे मैं यहाँ पर कंपोज करूं तो यहाँ पर टू में मुझे जिसको भेजना है उसको उसका यहाँ पर नाम, एड्रेस लिखना होगा, उसकी जीमेल आईडी का, साथ में यहाँ सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर अगर हम कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं या कोई मैटर है तो उसको लिखेंगे। अटैच भी बहुत सी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम सब्जेक्ट में यह लिखते हैं कि आखिरकार जो अंदर कंटेंट है वह किसके बारे में होने वाला है। ठीक है ना? मैसेज का कंटेंट कौन बताता है? सब्जेक्ट ही तो बताता है। इसके बाद, निम्न में से कौन सी सबसे धीमी इंटरनेट सेवा है? तो देखिए, जो डायल अप सेवा है वह सबसे धीमी गति की सेवा है इंटरनेट के मामले में। तो इसका जो सही आंसर है वह है डायल अप सेवा। नेक्स्ट है, फाइलों को ट्रांसफर एवं मैसेज का एक्सचेंज करने में हमें कौन सी यूटिलिटी का उपयोग करना चाहिए? तो देखिए, उसके लिए हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को भेजना है कुछ अपना पर्सनल डाटा। तो ये हाइपर टेक्स्ट तो अलग लैंग्वेज में हो जाएगा, www ये वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है इसका फुल फॉर्म, और वेब ब्राउजर अलग बात हो गई। लेकिन ईमेल जो होता है वह एक ईमेल एक यूजर से दूसरे यूजर तक अपने मैसेज को या कोई फाइल को ट्रांसफर करने के लिए ईमेल का यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ईमेल। अब इसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है, एक ईमेल एड्रेस को याद करने की समस्या से छुटकारा पाने हेतु हमें किसका उपयोग करना चाहिए? तो इसके लिए हमें एड्रेस बुक का उपयोग करना चाहिए। मैं एक बात और बता दूं आपको, जो कुकीज होती हैं, यह जैसे आपने ईमेल में कोई एड्रेस एक बार डाल दिया तो सेकंड बार में आप जब भी उस एड्रेस को डालेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये कैसे है? ये कहीं ना कहीं जीमेल की एड्रेस बुक से ही कनेक्टिविटी है,
और आप एक बार अगर कोई ईमेल आईडी पर मैसेज भेज चुके हैं तो जैसे ही आप टाइप करेंगे उसका फर्स्ट वर्ड आपको तुरंत के तुरंत आपके सामने सर्च में भी आने लगता है। अब हम बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट अभी ये 2015 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं और 20-25 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे जैसे, तो इतने क्वेश्चन इंटरनेट के उस टाइम भी आते थे और आज भी इंटरनेट के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही नोट्स की जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है आपको सभी की सभी मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंतजार मत कीजिए कि कोई आएगा और आपको बताए कि ये नोट्स ठीक है, आपको खुद डिसाइड करना है। आपको मैं यहाँ पर उन्हीं नोट्स से पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप इन नोट्स को निष्फिक्र होकर आप परचेस कीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, सिर्फ सीपीसीटी में ही नहीं व्यापम के टेस्ट में और कोर्ट के एग्जाम के लिए भी ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप परचेस अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईमेल अकाउंट में बने हुए स्टोरेज को क्या कहते हैं? तो देखिए एक ईमेल अकाउंट में जो बने हुआ स्टोरेज होता है, स्टोरेज यहाँ पे क्या होगा, जो किसी व्यक्ति ने मेल भेजा है वही स्टोरेज होगा, तो वो कहाँ मिलता है? मेल बॉक्स में ही तो मिलता है। देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि सेंड यहाँ पर हमें आ जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो आल मेल जो कहलाता है यही तो हमारा मेल बॉक्स है, इसी में तो हमारे सारे के सारे मैसेज रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो हमने इंटरनेट से समझे, आपको समझाए हैं। स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट कीजिए, आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है इसके बारे में भी कमेंट कीजिए, और चाहते हैं कि सर की हेल्प की जाए तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। वहां पर जो भी लिंक मैं सेंड करता हूं वह आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, ताकि आप जैसे ही और भी अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ इस चैनल से जुड़ सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। और मैं लास्ट में यही कहूंगा कि नोट्स अवश्य परचेस कीजिए, क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यदि आप इन नोट्स को परचेस करते हैं तो आपको और कहीं से स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत अच्छे से इन नोट्स को पढ़ते हुए कंप्यूटर का जो आपका पोर्शन रहता है किसी भी एग्जाम का, उसको आप क्रैक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अंत में कहूंगा इस चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।